जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। तो साथियों, आज की वीडियो हिंदी शिक्षण विधि, इसकी हम लोग आज मैराथन क्लास करेंगे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का मतलब होता है एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो भाषा का प्रमुख अवयव वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। किसी भाषा को बोलने के लिए वर्ड की आवश्यकता होती है। वर्ड जब मिलेंगे तो शब्द बनेंगे, शब्दों के बाद पद बनेंगे और पद के बाद एक वाक्य बनकर तैयार होगा। तो जब किसी भाषा को हम लोग बोलेंगे तो हमें वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उससे पहले शुरुआत किससे होगी, तो वो वर्ड से होगी। इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों, भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का निर्माण कैसे होता है। भाषा का निर्माण अमूर्त ध्वनि से, मूक संकेतों से, या व्यक्त ध्वनियों से, या आँखों से। तो भाषा का निर्माण साथियों जो होता है वो व्यक्त ध्वनियों से होता है। भाई व्यक्त करेंगे, किसी बात को व्यक्त जब करेंगे तभी तो वो भाषा बनेगी। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विस्तार में समझते चलिए आराम आराम से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तो वो है आपकी ध्वनि है। क्या है साथियों, ध्वनि है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी की बोलियां जो हैं वो साथियों आपकी 18 हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों इसी के नीचे है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। तो हिंदी अपनी खड़ी बोली का मानक रूप है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी की कुल उपभाषाएं 5 हैं। कितनी हैं, 5, पता होना चाहिए आपको। वेद किस भाषा में लिखे गए। तो वेद जो हैं वो बासे वेद और बासे वैदिक संस्कृति में लिखे गए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला साथी क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो साथियों गढ़वाली जो है वो आपकी उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड में बोली जाती है। जबकि आपका पेपर में इसमें जो बुक हम लोग देख रहे हैं उसमें राजस्थान दिया है साथियों। संपर्क भाषा का तात्पर्य, संपर्क भाषा क्या होगी, मतलब किसी से संपर्क करने के लिए। तो दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा, समझ गए ना। 2 लोगों से संपर्क करना है तो संपर्क भाषा कहलाएगी ना। जी हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है आपके सामने, हिंदी किस लिपि में लिखी गई। तो हिंदी जो है वो हमारी देववाणी है, इसलिए हम लोग देवनागरी लिपि से लिखी गई। किस में लिखी गई, देवनागरी लिपि में लिखी गई। इसमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है। तो अवध नरेश कौन थे। तो इसी से याद कर सकते हैं, रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो आपका साथियों कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए फटाफट। क्या बात है, सब लोग बता देंगे इसका आंसर। चलो अब कमेंट की इंतजार करेंगे कि 15 में कितने लोग आंसर बताते हैं। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ क्या है। तो उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है मिली जुली भाषा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों, पाली का संबंध किस धर्म से है। तो पाली, प्राकृत, ये सब किस धर्म से हैं। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। अगला साथियों क्वेश्चन, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से है। तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा से है। कहाँ से है, तुर्की से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख है। तो कौन सी है,
बिहार से लेकर शिमला तक जाने वाली, तो ये कौन सी है? शिमला के पहाड़ पड़ेंगे, मतलब मूड जैसे चमकेंगे, मुंडारी भाषा हो जाएगी। आगे, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखते चले जाएं कि आपका स्कोर कितना रहा है। अगला साथियों क्वेश्चन है, पूछ रहे भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? तो भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो भारत के संबंध में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा बिल्कुल है, संस्कृत भाषा बिल्कुल है, लेकिन विदेशी भाषा बिल्कुल नहीं है। भारत के संबंध में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन साथियों है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ माध्यमिक शिक्षा पर स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की द्योतक है? तो जहां पर राजनीति जुड़ जाती है वो दरिद्रता की द्योतक अपने आप बन जाती है भैया। इनके जहां जहां कदम पड़ते हैं वहां वहां दरिद्रता आती है, मीन्स कलंक लग जाता है। तो मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा, राजनीति के चक्कर में पढ़कर हिंदी की दुर्दशा हो रही है साथियों। आपने विस्तार में इसको जरूर पढ़ा होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? तो हिंदी में कौन सा कम है? व्यापकता, राष्ट्रीयता, अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकारता, भारतीय संस्कृति। तो अहिंदी भाषी द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता। एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगर 4 ऑप्शन दिए हों तो उसमें सबसे बड़ा जो कोई ऑप्शन लिखा हो तो उसके सही होने के चांस 90% होते हैं। इस चीज़ को पेपर में बखूबी यूज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा साथियों? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला साथियों, विद्यालयों में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको टीचर बनना है तो आपको भी पता होना चाहिए कि विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। तो केवल मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा व विदेशी भाषा, जबकि डी ऑप्शन कह रहा है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा व एक प्राचीन भाषा। तो यही ऑप्शन बड़ा भी है और इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। तो आप याद कर लेना, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा और एक प्राचीन मीन्स पुरानी भाषा जरूर पढ़नी चाहिए। अगला साथियों क्वेश्चन है, हाँ सभी लोगों का स्वागत है, जितने लोग आए हैं सभी लोगों का स्वागत है। यदि हम कमेंट पर ध्यान देंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी और लंबी वीडियो बनाने से आपका समय खराब होगा, पेपर का टाइम चल रहा है। तो सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों के माता पिता को एक बार हमारी तरफ से जोरदार प्रणाम। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? तो ये आपका प्राथमिक स्तर का है। प्राथमिक स्तर में यदि आप लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का उद्देश्य सीख गए तो आपको फिर कठिनाई आने वाली बिल्कुल नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो हिंदी किस प्रांत में नहीं बोली जाती है? बिहार में, उत्तराखंड में, झारखंड में या गुजरात में? तो भैया गुजरात में नहीं बोली जाती है। गुजरात इस समय बहुत खतरनाक चल रहा है। जॉर्ज ग्रीसर्न ने कितनी बोलियां मानी हैं? तो इन्होंने 8 मानी है, जबकि हिंदी की कुल कितनी है? 18 बोलियां हैं। अगला, हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया है? तो राजभाषा कौन सी होगी? बंगाली, तमिल, हिंदी या फिर गुजराती? तो ये आपकी राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो साथियों इसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं क्या आप? बताइए। चलो साथियों, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको इसको जवाब देना है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण शिवपूजन साहे की
या फिर रामचंद्र शुक्ल की, या किशोरीदास वाजपेयी की, या श्याम सुंदर दास की है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव पूजन सहाय की है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपकी फारसी में हुआ। कहाँ हुआ साथियों? फारसी में हुआ। निम्नलिखित में कौन सी बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता कौन सी होगी? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो बोलने की जो योग्यता है वो आशु भाषण है, प्रभावी भाषण है। एकदम ऐसा बोलो कि छा जाओ। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया शब्द। क्या कहेंगे? शब्द, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है, तो वह क्या है? वह है राष्ट्रभाषा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी भाषा के लिखने व बोलने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो व्यवस्थित पद्धति हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अरे हिंदी वाले हैं हम लोग, इतना तो समझते ही हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? लगा रहे भैया, क्या कर लगा रहे हैं? नहीं है। तो आपकी हिंदी की तो है, नेपाली की है, मराठी की है, लेकिन आपकी उर्दू की जो है वो नहीं है। उर्दू कुछ अजीबोगरीब लिखी जाती है, मुझे तो लिखना भी नहीं आता है। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि जो है वो द्रविड़ है। क्या है? द्रविड़। अगला क्वेश्चन साथियों, कह रहे कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी या फिर दक्षिणी? तो दक्षिणी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वाचन का आधार नहीं है? तो वाचन का आधार जो है वो अभिनय नहीं है, जबकि वाचन मुद्रा, छद्रानुगत वाचन शैली, भावात्मक वाचन शैली, लेकिन अभिनय नहीं है भैया। अभिनय मीन्स क्या होता है? आप नौटंकी करेंगे, डांस करेंगे, कुछ दिखाएंगे। तो वाचन क्या, उसमें बोलना क्या है? कुछ लोग तो साइलेंट नाचते रहते हैं, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343 से 351 तक दिए गए निर्देशानुसार हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया गया? तो किस भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कह रहे हैं साथियों, सिंधी, सिंधु, सिंधी, सिंध, सिंधु, सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों को किस शब्द का विकास हुआ है? तो किन शब्दों का विकास हुआ है? हिंदी का, हिंदू का, हिंदी का और इन सभी का। तो साथियों इन सभी का हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख रूप से क्रमशः कितनी उपभाषाएं और उपबोलियां हैं? तो हिंदी की कितनी हैं? आपको ए ऑप्शन लगाना है, 5 और 10, यानी कि उपभाषाएं 5, उपबोलियां 10 हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन हिंदी को अबहट्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अबहट्ट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी विद्वान डैनियल जोन्स ने वर्णात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को कैसी भाषा स्वीकार किया है? तो कैसी भाषा स्वीकार किया है? पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है भैया। कैसी है? पूर्ण वैज्ञानिक भाषा स्वीकार किया है। अगला साथियों क्वेश्चन है, हमारी भाषा का विकास
विकृतावस्था से वियोगावस्था में हुआ है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है साथियों? क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं? सुनीति कुमार चटर्जी का है। किसका है साथियों? सुनीति कुमार चटर्जी का है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो हिंदी शब्द जो है साथियों, ये आपकी किस भाषा की देन है? तो ये आपकी फारसी भाषा की देन है। अगला है, हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को जाता है? तो हिंदी को किस भाषा की जननी? तो आपकी संस्कृत भाषा। क्या? संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो सन 1800 ईस्वी से। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जिस विद्वान ने लिखा उसका नाम क्या था? डॉक्टर केलाग। क्या था? डॉक्टर केलाग, यानी कि 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों 53 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट कर दें। अगला साथियों क्वेश्चन है, कह रहे हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के निम्न शब्द से है। तो किस शब्द से है? हिंदू। जो विदेशी थे वो हा को सा पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने कहा सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए सिंधु। आपका क्या हो जाएगा? 54 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, तो कितनी है? संख्या है साथियों, उपभाषाओं की संख्या 5 है। उपबोलियों की संख्या क्या थी? अभी आपने देखा था पिछले में। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है, तो कब माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने 10वीं शताब्दी में हिंदी का वास्तविक आरंभ माना है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये रही आपकी आंसर शीट। यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, नहीं फिर बाद में कहें सर ने गलत पढ़ा दिया। आइए आगे बढ़ा देते हैं। कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो क्या कह रहे हैं? ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो उपरोक्त कथन जो है वो साथियों स्वीट का है। किसका है? उपरोक्त कथन स्वीट का है। अगला साथियों क्वेश्चन आपके सामने, कह रहे हैं विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन जो है साथियों प्लेटो का है, प्लेटो जी का है। अगला है, भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? तो कितने मुख्य उद्देश्य हैं? आप कमेंट सेक्शन में क्या इसका जवाब दे सकते हैं? आपका साथियों होगा भाव प्रशासन, भाषा ग्रहण और सृजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी आंसर सही हैं इसके। आगे कह रहा है भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि वह दूसरों की कही या लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझे तथा पढ़ सके और शुद्ध पादक तथा रमणीक ढंग से लिख तथा बोल सके। उपरोक्त विचार किस भाषाविद का है? तो ये है आपका सीताराम चतुर्वेदी, क्योंकि ये बात पूरी चारों तरफ घुमा घुमा के बोल दी गई है। हिंदी भाषा के शिक्षण सीखने में किस प्रकार की समस्या आती है? तो किस प्रकार की समस्या आती है? हिंदी भाषा शिक्षण सीखने में आपकी पठन की समस्या आती है, लेखन की समस्या आती है, व्याकरण की समस्या आती है, ये सभी आते हैं। तो साथी ये सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप हिंदी भाषा सीखते हैं तो आपको सबसे पहले तो पढ़ना ही नहीं आता है। मम्मी पापा डंडा लेकर पीटते हैं, फिर कहते हैं नल पर चल घर मत चल, ऐसे करके पढ़ाते हैं ना।
फिर आपको लेखन की समस्या आती है, जब आपसे छोटा आ बनाया जाता है तो कहीं ये चूल्हा बनाओ, वो चूल्हा बनाओ, हैं। व्याकरण की समस्या इसके बाद आती है, जब आगे पढ़ लेते हैं तब कहते हैं ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तो इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। भाषा की ध्वनि के विकास का कालगत अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथी क्वेश्चन है, भाषा संरचना का मूल आधार है। तो भाषा संरचना का मूल आधार क्या है? ध्वनि प्रतीक है। क्या है? ध्वनि प्रतीक है। कमेंट सेक्शन में सब लोग एक बार कमेंट कीजिए, पर्यावरणीय शिक्षा पर क्लास होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं? तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी पर वीडियो बना दी जाएगी साथियों। सर्वाधिक अनुमानित अनुनासिक ध्वनियाँ किस बोली में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? बुंदेली में। अनुनासिक बिंदी यहीं पर रखी है, देखो, बुंदेली में। तो बिंदी की ज़रूरत अनुनासिक होगी ना, नाक के माध्यम से बिंदी बोली जाती है, झंझनाट की आवाज़ आती है। अगला, डैनियल जोन्स को हिंदी भाषा के विकासात्मक इतिहास में किए गए किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्मरण किया जाता है? तो किस लिए स्मरण किया जाता है? मानक स्वरों के आविष्कार के लिए। किसके लिए? मानक स्वरों के आविष्कार के लिए। 9वां का बी आंसर हो जाएगा। अगला, बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्रियों से उच्चरित स्पष्ट मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं साथियों? 10वें का आंसर बी हो जाएगा, स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? स्वर कहलाएंगी। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से एक क्षरित ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? 11वें का आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगला इसी के नीचे है, स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? तो स्वर ध्वनियों के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ये सभी स्वर आपने पढ़े होंगे, तो इसलिए ये सभी आंसर हो जाएगा। उपभ्रंश या अबहट्ट भाषा में स्वरों की संख्या थी, तो कितनी थी? 8 थी। अबहट्ट 8 इसी से निकल रहा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अंग बन गए, क्या अंग बन गए हैं? क्वेश्चन ए औ, क्या होगा इसका आंसर? ए और औ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के प्रत्येक वर्ण की तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम व्यंजन ध्वनियों को कहते हैं। तो क्या क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ग को, व्यंजन वर्णों के प्रत्येक वर्ण के की तृतीय मतलब तीसरी, चौथी और पांचवी को क्या कहते हैं? आपका सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। इसके अलावा जो बचे वो आपके क्या होंगे? वो आपके घोष के अंतर्गत आएंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राण तत्व के आधार पर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आप प्राण तत्व के आधार पर पूछ रहे हैं, याद कर लेना, पहला, तीसरा और पांचवा। दूसरा चौथा नहीं कह रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये आपके होंगे अल्प प्राण, जबकि सम वाले होते हैं महाप्राण। क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। एक साथ इनको याद करते चलिए। ध्वनि गुणों के निम्नलिखित भेद हैं, तो कौन से भेद हैं? मात्रा, सुर, आघात और ये सभी गुण। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? तो किस व्यंजन को अर्धस्वर कहते हैं? तो का। किसे कहते हैं? का को। तो इसका आंसर क्या हो गया? का। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, चलो, हाँ ठीक है। निम्न में संयुक्त स्वर हैं, तो संयुक्त स्वर कौन से होंगे? आ होगा, ए होगा, ए 2 बार ए लिख गया है, ओ होगा, तो आई क्या होगा? ए। निम्न कौन सा व्यंजन
नासिक है, मतलब नाक से बोला जाता है। सा नहीं है, नाक की झंझनाहट नहीं निकली। घा नहीं निकली, या नहीं निकली। माँ, अरे बात बन गई, नाक झंझनाने लगी। नाक में झंझनाहट की आवाज आई तो नासिक के होगा। सॉरी, माँ क्या था आपका? ना नहीं, माँ। तो जैसे ही माँ कहेंगे देखो आपको झंझनाहट महसूस होगी। विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो विसर्ग को हम लोग व्यंजन में रखेंगे। किस में रखेंगे? व्यंजन में रखेंगे। 21वां का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 22वां में कह रहे हैं कौन सा व्यंजन दंत है, मतलब दांतों से बोला जाता है। का नहीं, फिर का सी में लिखा है डा, जबकि घा। कौन सा व्यंजन महाप्राण में नहीं आता है? तो आपका इसमें सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में दंत वर्ग का व्यंजन छांटिए। तो टा, का, पा, दा, तो क्या होगा? दा। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण कौन सा होगा? चा होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगती है तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं पीछे से, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग की दृष्टि से कितने पक्ष हैं? तो साथियों कितने हैं? भाषा पक्ष, साहित्य पक्ष, इनमें से कोई नहीं, या ए बी दोनों? तो इसका सही आंसर जो होगा ए और बी दोनों, यानी कि भाषा पक्ष और साहित्य पक्ष दोनों होते हैं। भाषा पक्ष के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो ज्ञान पक्ष, कौशल तथा व्यवहार पक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपके ज्ञान पक्ष, कौशल या व्यवहार पक्ष दोनों होते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। अगला कह रहे हैं भाषा के तत्वों संरचना में होते हैं। तो क्या होते हैं साथियों? तत्वों की संरचना में क्या होगा? वर्णमाला होगी, शब्द वाक्य होंगे, ध्वनि वर्तनी होगी, या सभी होंगे? तो साथियों ये सभी होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? भाषा के तत्वों का ज्ञान, भाषा का प्रयोग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? भाषा के तत्वों का ज्ञान, भाषा का प्रयोग दोनों होगा, यानी कि सी ऑप्शन चले जाएंगे। हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। तो हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या ये सभी? तो भैया ये सभी हो जाएंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है वी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्यों के कितने पक्ष में स्वीकार किए गए हैं? तो कितने पक्ष? वी.एस. ब्लूम का 3 शब्दों में नाम लिखा दिखाई दे रहा है, यहां से 3 का रट्टा मार लो। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इन शिक्षण के उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? तो किस पक्ष में रखा जाता है? साथियों ज्ञानात्मक पक्ष में रखा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट मेगर ने अविक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास कब किया? तो ये किया आपका 1962 में। कब किया? 1962 में किया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अविक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया? तो किसने किया साथियों? रॉबर्ट मेगर ने किया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कौन से हैं? मेगर, स्किनर, मिलर, या ए और बी दोनों, यानी कि मेगर और स्किनर? तो मेगर और स्किनर, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे।
जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। मौखिक लिखित या मौखिक लिखित दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? मौखिक और लिखित दोनों, क्योंकि मौखिक भाषा के माध्यम से और लिखित भाषा के माध्यम से, दोनों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भैया किसी को लेटर देना हो तो लिखित भाषा करते थे। पाठ वस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यवहारिक उद्देश्य के कितने मुख्य तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? पाठ वस्तु के तत्व का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची में से चयन करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।